हेलो एवरीवन। ये लेक्चर वन है जहाँ पे हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर वन की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी जो नोट्स बनाई गई है वो नितिन सिंघानिया सर की किताब के रेफरेंस से बनाई गई है। तो हम कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट वन में हम फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजी के अंदर में सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, सोशोलॉजी एज ए साइंस, रिसर्च मेथड, सोशल थिंकर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ किनशिप, सोशल चेंज इन द मॉडर्न सोसाइटी। ये सब कुछ चैप्टर है जो हम पार्ट वन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट टू में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पार्ट टू का हेडिंग है इंडियन सोसाइटी। इसमें हम देखेंगे पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सेकेंड, चैप्टर 12 इम्पैक्ट ऑन द कॉलोनियल रूल ऑन द इंडियन सोसाइटी। चैप्टर 13 रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। चैप्टर 14 कास्ट सिस्टम। चैप्टर 15 ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। चैप्टर 16 सोशल क्लासेज इन इंडिया। चैप्टर 17 सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया। चैप्टर 18 रिलीजन एंड इंडियन सोसाइटी। चैप्टर 19 विजन ऑफ द सोशल चेंज इन इंडिया। चैप्टर 20 रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 21 इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। चैप्टर 22 पॉलिटिक्स एंड इंडियन सोसाइटी। चैप्टर 23 सोशल मूवमेंट इन द मॉडर्न इंडिया। चैप्टर 24 पॉपुलेशन डायनेमिक एंड चैप्टर 25 चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये टोटल 25 चैप्टर हैं। पार्ट वन में हम टोटल 10 चैप्टर जो फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजी है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद प्रॉपर इंडियन सोशोलॉजी यानी कि इंडियन सोसाइटी के बारे में नेक्स्ट 15 चैप्टर में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज चैप्टर वन के साथ। चैप्टर वन हेडिंग क्या है चैप्टर का नाम? सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन कैसे है। सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन कैसे है। तो अभी तक इसमें जितने भी पीवाई क्यू पूछे गए हैं मोर और लेस मैंने यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश करी है 2025 तक का, है ना। तो इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी सब हेडिंग के अंदर में कौन कौन से पीवाई क्यू पूछे गए हैं, जैसे कि पहला है हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। ये 2012 का पूछा हुआ सवाल है कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोशोलॉजी के इमरजेंस में। सेकंड, दूसरा सवाल है सोशोलॉजी इमर्ज इन अ यूरोप एंड फ्लरिश्ड टू बिगिन विथ ऑन द सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन द यूएसए। कमेंट, है ना। तो बोला जा रहा है कि सोशोलॉजी यूएसए में सॉरी यूरोप में इमर्ज हुआ और एंड फ्लरिश टू बिगिन ऑन अ सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन द यूएसए, लेकिन जब फ्लरिश करने की बात आई तो यूएसए के बेस्ड पर हुआ। तो इसमें हमें कमेंट करना 2013 का सवाल है। हाउ हैड इनलाइटमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। ये 2015 का सवाल है कि इनलाइटमेंट की वजह से कैसे सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होता है। 2017 में एक सवाल पूछा गया एक्सप्लेन हाउ सोशियोलॉजी हैज इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बेस्ड ऑन द रेशनैलिटी एंड द साइंटिफिक टेम्पर। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे सोशियोलॉजी हैज इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, है ना। कैसे सोशियोलॉजी एक एक डिफरेंट एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज होकर के आया बेस्ड ऑन द रेशनैलिटी एंड द साइंटिफिक टेम्पर, है ना। लॉजिकली एंड द साइंटिफिक टेम्पर के बेसिस पे कैसे सोशियोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन बन के आया। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2017 का सवाल है। एक सवाल पूछा गया कि हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, है ना। कैसे इंटेलेक्चुअल फोर्स, हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, जिसकी वजह से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्स, कैसे इंटेलेक्चुअल फोर्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी डिस्कस, है ना। ये 2020 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इनलाइटमेंट पेव्ड द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, है ना। इनलाइटमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट की वजह से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होता है, इसको एलोबरेट करने हैं। 2022 में पूछा हुआ सवाल है। हम जब पूरी तरीके से सवाल करेंगे तो ये सारे टेल वर्ड को समझेंगे। कमेंट का मतलब क्या होता है, इलोबरेट का मतलब क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है, सब अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी जब हम सवाल पे पहुंचेंगे तो हम अच्छी तरीके से इसको समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, सोशियोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ द यूरोपियन इनलाइटमेंट एंड द रेनेसा, है ना। तो सोशियोलॉजी जो है यूरोपियन इनलाइटमेंट एंड रेनेसा का प्रोडक्ट है, तो हमें इसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, 2024 का पूछा हुआ सवाल है। एक सब हेडिंग है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, है ना। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से जितने भी सवाल अभी तक बने हैं वो हमने देख लिया, टोटल 7 सवाल बने हैं। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी सब हेडिंग से कितने सवाल बने हैं, 2 सवाल बने हैं कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। जैसे डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू द अदर सोशल साइंस, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम कैसे सोशियोलॉजी के स्कोप को डिलिमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मतलब सोशियोलॉजी का फायदा कम से कम हो सकता है, दूसरे सोशल साइंस की तुलना में सोशियोलॉजी का फायदा कहाँ-कहाँ कम है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। 2023 का सवाल है। 2025 में सवाल पूछे गए, इन व्हाट वे द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यूनिक, एक्सप्लेन। अगर कोई इंसान सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन पढ़ता है, तो सोशियोलॉजी पढ़ने का क्या फायदा है, यूनिक के क्या-क्या फायदे हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, 2025 का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट तीसरा सब हेडिंग है सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस में सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में क्या रिलेशन है, उसको लेकर के 2024 में सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया, जैसे समझने की कोशिश करते हैं। बोला जा रहा है कि डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के नेचर के बारे में हमें बताना है। हाईलाइट इट्स रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एंथ्रोपोलॉजी, है ना। तो हमें बताना है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप। तो पहले तो आप बताओ कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है ना। डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हुआ सोशियोलॉजी प्लस एंथ्रोपोलॉजी प्लस एंथ्रोपोलॉजी, है ना। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के बेस पे क्या क्या सवाल पूछे गए। 2025 में सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, यानी कि सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड द हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ स्टडी एंड मेथडोलॉजी, डिस्कस। 2025 का पूछा हुआ सवाल है ना। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंसेस है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री के बीच में, है ना। इन इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ मेथडोलॉजी बी यूज इन द सोशियोलॉजी एंड द हिस्ट्री। पढ़ने का तरीका मेथड तो अलग अलग होंगे ना, हमें ये बताने हैं कि सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री में क्या क्या मेथड है, अलग अलग हैं या कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसको डिस्कस करना है। 2025 का पूछा हुआ सवाल है ना। सब हेडिंग 4 सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस से किस तरीके के सवाल बनाए गए हैं। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस कहते हैं ना कि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन हमें क्यों डेवलप करने की जरूरत है। सोशियोलॉजी तो एक कॉमन सेंस का चीज है ना। सोसाइटी में क्या हो रहा है हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो क्या क्यों जरूरत पड़ रहा है सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन पढ़ने की। डिसिप्लिन मतलब सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है। कॉमन सेंस बोलते हैं ना कि कॉमन सेंस, है ना, कॉमन प्लस सेंस, what are the common knowledge and the sociology related to each other, है ना। how are common knowledge, कैसे common knowledge और कैसे sociology related है एक दूसरे से, हमें explain करना है। कैसे common knowledge and sociology related है ये हमें explain करने हैं, है ना। एक रिपीटेड थीम है ये, इस पे तो पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस अप्रोच डिफर इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड द लॉजिकल वैलिडिटी, डिस्कस, है ना। तो बोला जा रहा है कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस अप्रोच डिफर, सोशियोलॉजी का जो अप्रोच है कॉमन सेंस का अप्रोच है, ये भले ही डिफर करता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड लॉजिकल वैलिडिटी। तो हमें बताना है कि कैसे दोनों डिफर कर रहे हैं, यानी कि सोशियोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिविटी या लॉजिकल वैलिडिटी है वो डिफरेंट है कॉमन सेंस के ऑब्जेक्टिविटी एंड लॉजिकल वैलिडिटी से, है ना। तो ये करना है। अभी तक बस हमने देखा कि कितने तरीके के सवाल बनाए जाते हैं और पूरे हम इस पूरे कोर्स में सोशियोलॉजी का जो पूरा कोर्स है इसमें हम कौन कौन से चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, यहाँ से हमारा प्रॉपर शुरुआत होता है कॉन्सेप्ट की, चैप्टर 1, है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 1 मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है और सोशियोलॉजी का नेचर क्या है। जैसे सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट कैसे बना। डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट, डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट। तो सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन कैसे बना, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट कैसे बना। तो सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी,
सोशोलॉजी क्या है? तो सोशोलॉजी कुछ नहीं तो सोसाइटी के बारे में स्टडी करने को ही सोशोलॉजी कहते हैं। तो सोसाइटी के क्या किस बारे में हम स्टडी करते हैं? तो सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टडी करना, सोशल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना, सोशल एक्टर जैसे कि इंडिविजुअल या ग्रुप के बारे में स्टडी करना। तो सोशोलॉजी इज अ स्टडी अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशनशिप, सोशल एक्टर। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो कि हमारा सोसाइटी चाहे पैट्रियार्कल हो सकता है, मैट्रियार्कल हो सकता है, तो एक सोशल स्ट्रक्चर है कि नहीं? सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि डॉरी, मैरिज एक्सेट्रा, ये सब का क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल रिलेशनशिप, हमारे सोसाइटी में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, सोशल रिलेशनशिप, है ना? हमारे सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, रिश्ते में कौन लग रहा है, एक सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। सोशल एक्टर, सोशल एक्टर में कोई इंडिविजुअल आ रहा है, कोई ग्रुप आ रहा है, ये सब सारे सोशोलॉजी के अंदर ही पढ़े जाते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशनशिप एंड द सोशल एक्टर। अगर हम सिंपल शब्द में कहें तो सोशोलॉजी इज द स्टडी अबाउट द यू, मी एंड आवर इंटरेक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो सोशोलॉजी इज ऑल अबाउट द यू, मी एंड आवर इंटरेक्शन इन द एवरीडे लाइफ। तो ये था हमारा सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? अब बात है कि सोशोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो सोशोलॉजिस्ट प्रोफेशनल होते हैं हु स्टडी द पैटर्न ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन के पैटर्न के बारे में जो पढ़ने वाले प्रोफेशनल होते हैं हम उसे सोशोलॉजिस्ट कहते हैं। ये सोशोलॉजिस्ट कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं, ये सोशोलॉजिस्ट कोई ग्रुप हो सकते हैं, ये सोशोलॉजिस्ट कोई इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। They systematically analyze what ordinary people observe informally, है ना? तो ये सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं, है ना? जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल, व्हाट ऑर्डिनरी पीपल ऑब्जर्व इनफॉर्मली, है ना? क्या ऑर्डिनरी पीपल ऑब्जर्व करते हैं, है ना? ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं वो क्या ऑब्जर्व करते हैं इनफॉर्मल तरीके से, है ना? ये सिस्टमेटिकली एनालाइज करने का काम किनका है? सोशोलॉजिस्ट का है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमने समझ लिया सोशोलॉजी के बारे में, सोशोलॉजी डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, उसके बाद सोशोलॉजिस्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें कि सोशोलॉजी कॉमन सेंस कैसे है, मतलब हमें सोशोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की क्या जरूरत है। ये तो एक कॉमन सेंस है, तो सोशोलॉजी कॉमन सेंस है या फिर सोशोलॉजी एक साइंस है? साइंस का मतलब एक जिस तरीके से हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, जिस तरीके से कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सोशोलॉजी एक साइंस कैसे है? तो देखने में अगर हम समझे तो सोशोलॉजी हमें एक कॉमन सेंस के रूप में दिखता है ना? सोशोलॉजी अपीयर एज अ कॉमन सेंस, है ना? हम तो सोसाइटी में बचपन से रहते आ रहे हैं तो हमें तो सब कुछ पता है। तो सोशोलॉजी समटाइम्स सीम्स एज अ कॉमन सेंस, है ना? सोशोलॉजी हमें कॉमन सेंस दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि इट डील विद द सोशल लाइफ वी ऑलरेडी सी अराउंड अस डेली, है ना? तो ये सोशल लाइफ के बारे में डील करता है जो हम आस-पास हर एक दिन देखते हैं, है ना? तो कोई तो इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, तो ये तो कॉमन सेंस ही हो गया। मेनी इंटरप्रिटेशन अपीयर फैमिलियर, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरप्रिटेशन है वो हमें फैमिलियर दिखते हैं, है ना? मेनी इंटरप्रिटेशन अपीयर फैमिलियर, है ना? जिसके बारे में हमें मैरिज के बारे में क्या हमें नहीं पता है? क्या डॉरी के बारे में हमें नहीं पता है ना? तो सोशियोलॉजी के अंदर जो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है उससे हम फैमिलियर होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सोशियोलॉजी कोई कॉमन सेंस नहीं है। कैसे नहीं है? वाई सोशियोलॉजी इज नॉट मियरली अ कॉमन सेंस, है ना? तो सिर्फ कॉमन सेंस से काम नहीं चलेगा, सोशियोलॉजी के लिए एज ए हमें डिसिप्लिन इसे समझना पड़ेगा। जैसे इवन दो द सोशल फेनोमेना अपीयर फैमिलियर, है ना? सोशल फेनोमेना भले ही हमें कितना भी फैमिलियर दिख जाए, साइंटिफिक स्टडी रिवील डीपर पैटर्न, है ना? सोसाइटी के फेनोमेना भले ही हमें फैमिलियर दिख जाए लेकिन हमें साइंटिफिक स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक हम सोसाइटी के पैटर्न के बारे में हम डीपली नहीं समझ सकते हैं। तो सोशियोलॉजी गिव्स अस अ वेंटेज पॉइंट, है ना? सोशियोलॉजी हमें एक वेंटेज पॉइंट देता है, मतलब सोसाइटी के बारे में एक स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देता है। सोशियोलॉजी हमें एक वेंटेज पॉइंट, है ना? सोशियोलॉजी हमें एक क्या देता है? एक वेंटेज पॉइंट देता है, यानी कि सोशियोलॉजी के स्ट्रक्चर के बारे में हम समझ सकते हैं, सोसाइटी के एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में हम जान सकते हैं। यानी कि द व्यू चेंज डिपेंडिंग ऑन द सोशियोलॉजिस्ट, है ना? यानी कि सोसाइटी को हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं या कंसेप्चुअल टूल से समझ रहे हैं, मेथोडोलॉजी से समझ सकते हैं। यानी कि सोसाइटी को समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट किस तरीके का व्यू का इस्तेमाल कर रहा है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल कर रहा है, कंसेप्चुअल टूल का इस्तेमाल कर रहा है, या
किस तरीके का मेथडोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, उससे हमें व्यू बदल जाएगा। अगर कोई सोशोलॉजिस्ट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से सोसाइटी समझने की कोशिश कर रहा है तो उसका व्यू अलग तरीके से होगा। अगर कोई सोशोलॉजिस्ट कंसेप्चुअल टूल का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका व्यू सोसाइटी को लेकर के अलग होगा। अगर कोई सोशोलॉजिस्ट का मेथोडोलॉजी अलग है तो उसका सोसाइटी समझने का व्यू अलग होगा। जैसे मल्टीपल व्यू पॉइंट के बारे में समझते हैं, यानी कि सोशोलॉजी एक्यूमुलेट अ डाइवर्स व्यू पॉइंट, है ना। तो सोशोलॉजी जो है एक अलग अलग तरीके का डाइवर्स व्यू पॉइंट का इस्तेमाल करता है ना। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, इट करेक्ट इन देयर ओन पोजिशन। तो सोशोलॉजी है ना एकोमोडेट डाइवर्स व्यू पॉइंट, है ना। अलग अलग सोशोलॉजिस्ट का अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, अपने अपने जगह पे हर एक सोशोलॉजिस्ट सही है ना। दिस क्रिएटेड डिबेट ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम फिनोमेना, है ना। तो यही हो जाता है ना कि अब एक ही चीज को समझाने वाले दो सोशोलॉजिस्ट हैं, अब दोनों का तो थ्योरी अलग अलग है तो इसमें डिबेट हो जाता है। लेकिन अभी समझो कि दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, क्यों? क्योंकि दोनों हो सकता है कि एक जो है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल कर रहा है, एक जो है ए, दूसरे का कंसेप्चुअल टूल अलग है, तीसरे का मेथोडोलॉजी अलग है, तो इससे तो फर्क पड़ जाएंगे ना हमारे थ्योरी पे। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे हम कास्ट को समझ रहे हैं, फैमिली को, रिलीजन को, हैव अ मल्टीपल सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। कास्ट के बारे में किसी ने कुछ कहा, फैमिली के बारे में किसी ने कुछ कहा, रिलीजन के बारे में किसी ने कहा। सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन ऑफ द रेशनल इंक्वायरी, है ना। तो सोशोलॉजी एक कैसे डिसिप्लिन है, सोशोलॉजी एक कैसे एक सब्जेक्ट है ऑफ अ रेशनल इंक्वायरी। अगर हमें किसी चीज को लॉजिकली समझना है ना, अगर हमें किसी चीज को लॉजिकली समझना, सोशोलॉजी को लॉजिकली समझना है तो सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट कैसे है। तो सोशोलॉजिकल थॉट के बारे में समझते हैं। सोशोलॉजी प्रोवाइड अ स्पेस फॉर एवरीवन। सोशोलॉजी हर एक को एक स्पेस देता है एज लॉन्ग एज देयर इज अ रेशनल रीजनिंग बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट, है ना। तो सोशोलॉजी हमें क्या देता है, एक स्पेस देता है। सोशोलॉजी प्रोवाइड अ स्पेस फॉर एवरीवन, है ना। तो सोशोलॉजी हर एक को एक स्पेस दे रहा है एज लॉन्ग एज देयर इज अ रेशनल रीजनिंग बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट, है ना। जैसे ही उसके स्टडी के पीछे कोई एक लॉजिकल रीजनिंग हमें मिल जाता है तो सोशोलॉजी प्रोवाइड अ स्पेस फॉर एवरीवन। लेकिन मतलब कहने का मतलब यह है कि सोशोलॉजी से लेकर के आप कोई भी इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, बस आपके इंटरप्रिटेशन के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, आपके उस इंटरप्रिटेशन को स्वीकार कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दिस फॉर्म द बेसिस फॉर द सोशोलॉजिकल थिंकिंग, और यहीं से हमारा सोशोलॉजिकल थिंकिंग की होती है। यानी कि किसी भी सोशोलॉजिस्ट का जो सोशोलॉजिकल थिंकिंग है वो गलत नहीं हो सकती अगर उसका इंटरप्रिटेशन अगर किसी भी तरीके से लॉजिकली वैलिड है, रेशनल रीजनिंग को सेटिस्फाई करता है। अब बात होती है कि सोशोलॉजी ह्यूमन हिस्ट्री में कहाँ पे काम आता है, सोशोलॉजी इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो सोशोलॉजिकल थिंकिंग एग्जिस्टेड सिंस ह्यूमन डेवलप्ड अ थिंकिंग ब्रेन। तो कहा जा रहा है कि सोशोलॉजिकल थिंकिंग क्या एक नया कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, तो सोशोलॉजिकल थिंकिंग कब से एग्जिस्ट करते आ रहा है, जब से ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है। बट एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज एकेडमिक डिसिप्लिन सोशोलॉजी इमर्ज, है ना। लेकिन सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में कब इमर्ज होकर के आया, है ना। तो सोशोलॉजी बट एज अ फॉर्मल रूप में इंस्टीट्यूशनलाइज एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में कब आया, जब जब हम सोशोलॉजी इमर्ज हुआ इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्निटी के रूप में, है ना। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जब यूरोप में 14th सेंचुरी के बाद से जब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यूरोप में दिखने लगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी आने लगा, तब जाकर के सोशोलॉजी को हम एक फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनलाइज एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में समझने लगे। ओरिजिन ऑफ द वर्ड सोशोलॉजी, बात है कि ये वर्ड सोशोलॉजी का इमरजेंस कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से है, तो है ना। इथमोलॉजिकल इथमोलॉजिकल रूट का मतलब होता है किसी भी शब्द का ओरिजिनेशन कहाँ से है, इसी को बोलते हैं इथमोलॉजिकल रूट। तो सोशोलॉजी कहाँ से इमर्ज हुआ, तो सोशोलॉजी एक लैटिन शब्द एंड ग्रीक शब्द से मिल करके बना है। तो लैटिन में सोसियस, सोसियस का मतलब होता है चैंपियन, है ना, सॉरी कैंपेनियन या फिर एसोसिएशन, कैंपेनियन या फिर एसोसिएशन। तो सोसियस का मतलब है कैंपेनियन या एसोसिएशन। ग्रीक वर्ड लोगोस का मतलब है स्टडी। कैंपेनियन प्लस स्टडी, कैंपेनियन के बारे में स्टडी करना, इसी को हम बोलते हैं सोशोलॉजी। या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, कैंपेनियन का मतलब है क्या, एसोसिएशन,
या ग्रुप ऑफ पीपल, इसी को हम क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी। इसी को क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी। Thus, sociology literally means, तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ एसोसिएशन, द स्टडी ऑफ एसोसिएशन। तो सोशियोलॉजी का मतलब है एसोसिएशन के बारे में समझना, स्टडी करना। तो सोशियोलॉजी लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ एसोसिएशन। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी का कैसे इमर्जेंस होता है एज अ डिसिप्लिन के रूप में? इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी इवॉल्व्ड बिकॉज, सोशियोलॉजी इवॉल्व होता है, क्यों इवॉल्व होता है? ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी बिकम इनसफिशिएंट, है ना। तो जो सोसाइटी का जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन था, वो कहीं न कहीं मॉडर्न सोसाइटी को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, उसके हर एक चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हमें एज अ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हमें इमर्ज करना हुआ। सोशल चेंज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन डिमांड द साइंटिफिक एनालिसिस, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा 18th 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, तो सोशल चेंज जो दिखने को मिल रहा था, उसने कहीं न कहीं ये हमें कहा कि भाई हमें सोसाइटी को साइंटिफिक लॉजिकली तरीके से समझना पड़ेगा, और इसकी वजह से दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुआ। पहला कारण ये है कि ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी बिकम इनसफिशिएंट, है ना। तो सोसाइटी को लेकर के जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन था वो कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट था। दूसरा, सोशल चेंज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में हो रहा था, है ना, वो कहीं न कहीं पुराने जो सोसाइटी के डिफिनेशन थे, इंटरप्रिटेशन थे, उसको सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमें साइंटिफिक एनालिसिस करने की ज़रूरत थी। अर्ली सोशियोलॉजिकल थिंकिंग एंड द इन्फ्लुएंस, अर्ली सोशियोलॉजिकल थिंकिंग एंड इन्फ्लुएंस क्या है ना? तो सोशियोलॉजिकल थिंकिंग एंड इन्फ्लुएंस का क्या महत्व है? तो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अदर साइंस, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अदर साइंस, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट बोरो फ्रॉम, जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हैं वो बोरो करते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में जब सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन नहीं बना था, तो सोशियोलॉजी को कहीं ना कहीं डिराइव किया जा रहा था बायोलॉजी से, सोशियोलॉजी को कहीं ना कहीं डिराइव किया जा रहा था एंथ्रोपोलॉजी से, सोशियोलॉजी को कहीं ना कहीं डिराइव किया जा रहा था इकोनॉमिक्स से, सोशियोलॉजी को कहीं ना कहीं डिराइव किया जा रहा था पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी को कहीं ना कहीं डिराइव किया जा रहा था साइकोलॉजी से। तो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट बोरोड फ्रॉम, है ना। स्टार्टिंग के जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो कौन कौन सब्जेक्ट जो बायोलॉजी के बारे में पढ़ाई कर रहा है, वो भी एज ए सोशियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहा था। एंथ्रोपोलॉजी कर रहे थे, एंथ्रोपोलॉजी वाले, इकोनॉमिक्स वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले एंड साइकोलॉजी वाले। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि वाई सोशियोलॉजी बिकम अ डिस्टिंक्ट या फिर सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट, है ना। वाई सोशियोलॉजी बिकम अ सेपरेट डिसिप्लिन या फिर सेपरेट सब्जेक्ट, है ना। तो सोशियोलॉजी इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज होता है। क्यों? क्योंकि इट स्टडीज सोसाइटी इन अ सिस्टमैटिक इम्पेरिकल मैनर, क्योंकि जब सोशियोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में जब इसको इमर्ज किया गया, तो ये पूरी तरीके से सोसाइटी को कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक और इम्पेरिकल मैनर में स्टडी कर रहा था। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एंड इम्पेरिकल का मतलब हुआ साइंटिफिक मैनर में, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर में सोसाइटी को स्टडी कर रहा था। इतना ही नहीं, इट क्रिटिकली एग्जामिन द एजम्पशन, मीथ एंड इनहेरिटेड बिलीफ, और सोसाइटी के अंदर में जितने भी एजम्पशन थे, मिथ थे, इनहेरिटेड बिलीफ थे, इसको क्रिटिकली एग्जामिन कहा किया जा रहा था। जैसे सोसाइटी में कोई धारणा चली आ रही है, कोई बिलीफ चली आ रही है, कोई मिथ चली आ रही है, इसको क्रॉस वेरीफाई करके सोसाइटी को बताना कि हाँ ये मिथ सही है, या ये सच में कोई मिथ है या रियल कोई चीज है। नेक्स्ट है वाई अर्ली सोशियोलॉजिस्ट डिड नॉट रिलाई ऑन द कॉमन सेंस, है ना। तो जो स्टार्टिंग के सोशियोलॉजिस्ट थे वो कॉमन सेंस पे कभी रिलाई करते ही नहीं थे, मतलब सोशियोलॉजी का जो कॉमन सेंस वाले कॉन्सेप्ट थे जो सबको पता है उस पे रिलाई नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन वर फाउंड, कॉमन सेंस जितने भी एक्सप्लेनेशन थे वो अनरिलायबल थे, वो बायस थे और अनसिस्टमेटिक थे। अनरिलायबल, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, बायस्ड थे, है ना। अब किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है तो किसी के अगेंस्ट में चले जा रहे हैं, है ना, किसी के अगेंस्ट में चले जा रहे हैं। सिस्टमैटिक, है ना, अनसिस्टमैटिक था, कोई इसमें सिस्टमैटिक होने का कोई सिस्टम ही नहीं था। सोशियोलॉजी रिप्लेस्ड दीज विद द साइंटिफिक,
है ना। जब सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया तो ये कहीं ना कहीं सोशोलॉजी को एक साइंटिफिक बना दिया, एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन बना दिया, है ना। तो साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन बना दिया किस किस चीज का, तो सोशल चेंज का, सोशल ऑर्डर का एंड इंस्टीट्यूशन का। यानी कि सोसाइटी में कोई भी सोशल चेंज हो रहा है उसका रीजन दिया जाने लगा, साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाने लगा। सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर के साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाने लगा। इंस्टीट्यूशन के साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन दिए जाने लगे। सोशोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन, सोशोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन कब इमर्ज होकर के आई, सोशोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन कब इमर्ज होकर के आई, यानी कि कनेक्शन विथ अ मॉडर्निटी, है ना। तो सोशोलॉजी एज अ मॉडर्न डिसिप्लिन कब इमर्ज होकर के आई, कनेक्शन विद द मॉडर्निटी। तो सोशोलॉजी जब मॉडर्न डिसिप्लिन बन के आया तो इसके अंदर सब टॉपिक है कि ये मॉडर्निटी के साथ में कैसे कनेक्शन बनाया सोशोलॉजी। सोशोलॉजी जब एरोज होता है तो इसके साथ साथ, मतलब जब राइज ऑफ कैपिटलिज्म हो रहा होता है तो सोशोलॉजी इसके साथ इमर्ज होता है। डेमोक्रेसी ग्रो कर रहा होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा होता है, अर्बनाइजेशन चल रहा होता है एंड सेकुलराइजेशन चल रहा होता है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी किसके किसके साथ एराइज हो रहा है, तो राइज ऑफ कैपिटलिज्म के साथ में, ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी के साथ में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ में, अर्बनाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन के साथ में। ये जो चेंजेस थे ये, है ना, दीज चेंजेस डिस्टरप्टेड ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये जो चेंजेस थे कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सोसाइटी को डिस्टरप्ट कर रहा था एंड डिमांडेड ए न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल लाइफ। और यहाँ से एक डिमांड शुरू हुई कि हमें सोशल लाइफ का एक नया तरीका चाहिए, न्यू वे ऑफ सोशल लाइफ चाहिए। लेजिटिमेसी, है ना, लेजिटिमेसी ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी कितना ज्यादा लीगल है, लेजिटिमेसी का मतलब होता है कितना ज्यादा लीगल है ना। तो विद इन विथ टाइम सोशोलॉजी डेवलप इट्स ओन थ्योरी, एक समय के अंदर ही सोशोलॉजी ने अपना एक थ्योरी बना लिया, अपना एक मेथड डेवलप कर लिया, है ना, एंड लेजिटिमेसी को डेवलप कर लिया। तो एक समय के अंदर में ही सोशोलॉजी ने अपना थ्योरी डेवलप किया, अपना मेथड डेवलप किया, लेजिटिमेसी को डेवलप किया। सोशोलॉजी एक डिस्टिंक्ट बन गया, है ना, अलग दिखने लगा जब ऐसे ही अपना थ्योरी बना लिया, अपना मेथड बना लिया, अपना लेजिटिमेसी बना दिए गए सोशोलॉजी के अंदर में। तो सोशोलॉजी कहीं ना कहीं फिलोसफी से, है ना, फिलोसफी जो कि नॉर्मेटिव होते हैं, साइकोलॉजी से, इकोनॉमिक से एंड पॉलिटिकल साइंस से अलग होने लगे, है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे तो सोशोलॉजी कई फिलोसफी से अलग हो गए, साइकोलॉजी से अलग हो गए, इकोनॉमिक से अलग दिखने लगे एंड पॉलिटिकल साइंस से दिखने लगे। हमें तो पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस स्टेट सेंटर्ड होते हैं, इकोनॉमिक एक मार्केट सेंटर्ड होता है, साइकोलॉजी इंडिविजुअल है ना, साइकोलॉजी इंडिविजुअल है, सब इंसान का अपना अपना होता है एंड फिलोसफी एक नॉर्मेटिव है ना, फिलोसफी एक नॉर्मेटिव है। सोशोलॉजी फोकस ऑन सोसाइटी एज अ होल, सोशोलॉजी किस चीज पे फोकस करता है, तो सोसाइटी के ऊपर में फोकस करता है। कहीं ना कहीं सोशोलॉजी स्ट्रक्चर प्लस एजेंसी दोनों को कंबाइन करके फोकस करता है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर प्लस सोसाइटी में जितने भी एजेंसी हैं, इंडिविजुअल प्लस कलेक्टिव, है ना। तो एजेंसी का मतलब मान लो ना कि एजेंसी का मतलब है स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर में हम मान लो सोशल क्लास के बारे में, रिच पुअर, है ना। एजेंसी में मान लो कोई जैसे मैरिज, तो क्लास प्लस मैरिज मिल गया, तो सोशोलॉजी फोकस करता है होल समझने का, क्लास प्लस मैरिज, इंडिविजुअल प्लस कलेक्टिव, ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी के ऊपर में, ट्रेडिशन प्लस ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्निटी, पुराने प्लस नए चीजों दोनों को कंबाइन करके समझना, है ना। मॉडर्निटी, मॉडर्निटी सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, है ना। तो अभी तक तो हम बेसिक समझा अभी तक हमने कि सोशोलॉजी है क्या, एक हमने रोड मैप तैयार किया, हम एक बेसिक तैयार किया। अभी हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का 1.1, मॉडर्निटी सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। मॉडर्निटी क्या है, यूरोप में सोशल चेंज कैसे हुआ एंड सोशोलॉजी का इमरजेंस कैसे होता है ना। तो व्हाट ट्रिगर्ड द राइज ऑफ सोशोलॉजी, ऐसा क्या ऐसा चीज था जिसने सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन को राइज करने में मदद किया, सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन को राइज करने में मदद किया। तो सोशोलॉजी इमर्ज नॉट सडनली बट ड्यू टू अ सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोशोलॉजी जो है ये कोई
अचानक से तो इमर्ज होने वाला चीज नहीं था, बट ड्यू टू अ सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो यूरोप में हुआ, और उस जिसकी वजह से सोसाइटी जब बदली तब जाकर के सोशोलॉजी इमर्ज हुआ। की एंटीसीडेंट, तो सोशोलॉजी के की एंटीसीडेंट मतलब जब सोसाइटी में मिडिएवल फ्यूडल ऑर्डर डिक्लाइन होने लगे, रेनेसा ह्यूमनिज्म का राइज होने लगा, इनलाइटमेंट आइडल इमर्ज होने लगे, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इमर्ज हुआ, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए एंड पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुए, तब जाकर के कहीं ना कहीं सोशोलॉजी इमर्ज होता है, सोशियोलॉजी इमर्ज होते हैं। ठीक है, तो एक और फिर से रिपीट कर देता हूँ, सोशोलॉजी कब इमर्ज हुए, जब डिक्लाइन ऑफ मिडिवल फ्यूडल ऑर्डर हुआ, राइज ऑफ रेनेसा ह्यूमनिज्म, इनलाइटमेंट आइडियल का राइज होने लगे, साइंटिफिक रिवोल्यूशन का राइज होने लगे, इंडिविजुअल रिवोल्यूशन का राइज होने लगा, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन, स्पेशली फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ, तब जाकर के कहीं ना कहीं सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज हुआ। बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जो कलेक्टिवली डिसमेंटल्ड ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, है ना, बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल ऑथोरिटी को पूरी तरीके से डिसमेंटल खारिज कर रहे थे एंड जनरेटेड अ न्यू सोशल प्रॉब्लम, और एक नई सोशल प्रॉब्लम को जनरेट कर रहे थे, न्यू फॉर्म ऑफ सोशल थिंकिंग नेसेसिटिंग न्यू डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड सोशल साइंटिफिकली, और तब जा करके एक सोशल थिंकिंग जनरेट हुआ, न्यू डिसिप्लिन जनरेट हुआ। तो प्रोसेस क्या था, सबसे पहले तो डार्क एज, है ना, यानी कि 14th सेंचुरी के पहले का जो टाइम पीरियड था, वो कहीं ना कहीं जिसको डार्क एज कंसिडर किया जाता था। फ्यूडल लॉर्ड इस टाइम एग्जिस्ट करते थे, है ना, फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद रेनेसा आया और उसके बाद इनलाइटमेंट हुआ। तो रेनेसा 14th सेंचुरी में किस बात है, 12 टू 14 सेंचुरी इसको मानते हैं, 12 टू 14 सेंचुरी में चलने वाला प्रोसेस है। तो उसके बाद इनलाइटमेंट हुआ। तो बारी बारी से समझते हैं द डार्क एज के बारे में। तो डार्क एज कब से कब तक चलता है, तो लेट मिडिएवल यूरोप 5 से लेकर के 15th सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड को हम डार्क एज कहते हैं। लेट मिडिएवल यूरोप 5 से लेकर के 15th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, डार्क एज इसको कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्या कारण था कि इसको हम डार्क एज कहते हैं, है ना, यूरोप का जो 5 से 15th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, इसे हम डार्क एज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस ऑफ चर्च ऑथोरिटी, है ना, चर्च ऑथोरिटी का एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस देखने को मिलता है, फ्यूडल हेरार्की देखने को मिलता है, लो लिटरेसी एंड इनोवेशन देखने को मिलते थे, सोशल स्ट्रैग्नेशन एंड इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस। तो सोशल डोमिनेंस ऑफ चर्च ऑथोरिटी, पूरी तरीके से चर्च को कौन डोमिनेट करेगा, है ना, तो सॉरी, चर्च जो है पूरी तरीके से सोसाइटी को डोमिनेट करेगा, फ्यूडल हेरार्की चलेंगे, एजुकेशन लो लिटरेसी एंड इनोवेशन होंगे, सोशल स्टैग्नेशन होगा, सोसाइटी रुकी पड़ी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। इसीलिए हम 5th से लेकर के 15th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, इसे हम डार्क एज कंसीडर करते हैं। इस पीरियड में साइंटिफिक टेम्पर, है ना, लॉजिकली चीजों को सोचने का तरीका ना के बराबर था, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू की कमी थी, रेशनल इंक्वायरी की कमी थी, है ना, तो डार्क एज में साइंटिफिक टेम्पर की कमी थी, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू की कमी थी, रेशनल इंक्वायरी की कमी थी। अब रेनेसा आता है 14th से लेकर के 17th सेंचुरी के बीच में। रेनेसा कब से कब के बीच में आया, 14 से 17 सेंचुरी के बीच में हमारा रेनेसा आया, यानी कि यहाँ पे कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रीबर्थ हमें देखने को मिले, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रीबर्थ देखने को मिले, स्टार्टिंग इन इटली, है ना, ये इटली में स्टार्ट हुआ। इसके कुछ की फीचर हैं रेनेसा के, एक रेनेसा है क्या, एक कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रीबर्थ स्टार्टिंग इन इटली। रेनेसा की शुरुआत कहाँ है, तो इटली में है, 14 से 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड है, जहाँ पे कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना, रीबर्थ होना, है ना। तो रेनेसा का कुछ की फीचर है, रेनेसा किस चीज पे फोकस कर रहा था, इसमें ह्यूमनिज्म डेवलप कर रहे थे, आर्ट लिटरेचर एंड क्रिएटिविटी डेवलप कर रही थी, रेशनलिटी डेवलप कर रही थी, है ना, एक्सप्लोरिंग ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो रही थी, है ना, ह्यूमनिज्म डेवलप होना, आर्ट लिटरेचर क्रिएटिविटी डेवलप होना, रेशनलिटी डेवलप होना, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस होना, यानी डिक्लाइन ऑफ रिजिड मिडिएवल वैल्यू, रिजिड मिडिएवल वैल्यू का डिक्लाइन होने लग रहा था। रिजिड
रिजिड मेडिएवल वैल्यू का डिक्लाइन हो रहा था रेनेसा के टाइम पीरियड में। इनकैरेज क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग इनकैरेज हो रही थी, सेकुलर आउटलुक इनकैरेज किया जा रहा था। प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन, और यहाँ पे हम एक ग्राउंड तैयार कर रहे थे मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन को लेकर के, इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी। इनलाइटमेंट के बारे में बात करें तो इनलाइटमेंट जो है वो 17 से 18 सेंचुरी के बीच में इनलाइटमेंट होते हैं। मार्क द राइज ऑफ अ रीजन, एनलाइटमेंट में लोगों को अब हर एक चीज के पीछे रीजन चाहिए था। साइंटिफिक मेथड लोग फॉलो करना चाह रहे थे, कर रहे थे, है ना। इम्प्रेस, है ना, इम्पेरिसिज्म मतलब किसी चीज का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म पे लोग फोकस कर रहे थे, है ना। तो इनलाइटमेंट कब होता है, जब हर एक लोग जवाब मांगने लगते हैं, साइंटिफिक चीजें के थ्रू सॉल्व करने लगते हैं, ओरिजिनेशन समझने लगते हैं, हर एक इंसान का अपना अपना आइडियोलॉजी ओरिजिनेट होता है ना। तो कुछ इनलाइटमेंट थिंकर का नाम जो हमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान में रखना है, जैसे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया, रेशनल इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट दिया, याद रखेंगे। जॉन लॉक ने लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया एंड रेशनल इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट दिया, है ना। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू ने कंपैरेटिव मेथड का कॉन्सेप्ट दिया एंड सेपरेशन ऑफ पावर का, कंपैरेटिव मेथड एंड सेपरेशन ऑफ पावर। रूसो रूसो ने जनरल व्हील का कॉन्सेप्ट दिया एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। वोल्टायर वोल्टायर ने क्रिटिक ऑफ चर्च ऑथोरिटी का कॉन्सेप्ट दिया। तो याद रखेंगे इसको, जॉन लॉक ने कॉन्सेप्ट दिया लिबर्टी का एंड रेशनल इंडिविजुअल का। मॉन्टेस्क्यू ने कंपैरेटिव मेथड एंड सेपरेशन ऑफ पावर का दिया। रूसो ने जनरल विल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। वोल्टायर ने क्रिटिक ऑफ चर्च ऑथोरिटी का कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशोलॉजी, है ना। सोशोलॉजी के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है कैसे काम करता है, जैसे रिप्लेस्ड सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन विद द रेशनल एंड इंपेरिकल एनालिसिस, है। मैं ना, जब सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज नहीं हुई थी तो हम सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन के ऊपर में विश्वास करते थे, सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को मानते थे। बाद में हमने सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को रिप्लेस कर दिया रेशनल एंड इंपेरिकल एनालिसिस के साथ में, रेशनल एंड इंपेरिकल एनालिसिस के साथ में। इनकरेज क्रिटिकल, और जब ऐसा करने लगे हम तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल इवेल्युएशन हम करना शुरू कर दिए किसी भी इंस्टीट्यूशन का, सोशल नॉर्म का, है ना, सिस्टम ऑफ पावर का। तो जिसकी वजह से जैसे ही सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, सोशोलॉजी के अंदर में रेशनल एंड एम्पेरिकल एनालिसिस होने लगा, तो हम किस इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन जैसे मान लो कि मैरिज है, एक इंस्टीट्यूशन है, डॉरी, सती प्रथा, है ना, विड है ना, विडोरी मैरिज, ये सब क्या है, सारे इंस्टीट्यूशन है। सोशल नॉर्म, है ना, सोसाइटी के कुछ हमारे नॉर्म है, नियम कानून है। सिस्टम ऑफ पावर, पावर का जो सिस्टम है इसको हम क्रिटिकली एनालाइज करने लगे। पहले क्या होता था, पहले सोसाइटी जैसे कहते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे, हम वैसे मानने लगते थे। पर अभी ऐसा हुआ कि हर एक लोग सवाल जवाब कर रहे थे कि हाँ ऐसा है तो क्यों है, मैं क्यों मानूं, क्यों ना मानूं, ऐसे करके। दिस इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट वाज अ क्रूसियल फॉर द बर्थ ऑफ सोशोलॉजी। और ये जो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट था, इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट हो रही थी, ये इसी की वजह से कहीं ना कहीं सोशोलॉजी का एक बर्थ हो रहा था, है ना। इसकी वजह से सोशोलॉजी का बर्थ हुआ, जन्म हुआ। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड इम्पैक्ट, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है। साइंटिफिक टेम्पर, जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर जैसे इसी टाइम में न्यूटन, गैलीलियो, है ना, केपलर ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, अपना एक्सपेरिमेंटेशन दिया, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन किया। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में भी, जो आम जनता थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता डेवलप हुई कि हाँ ऐसे किसी चीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। तो थिंकर लाइक न्यूटन, गैलीलियो, केपलर ने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को डेवलप किया। बाद में यही प्रिंसिपल लेटर शेप्ड सोशल साइंस, है ना। ये प्रिंसिपल बाद में सोशल साइंस को शेप करता है। जैसे न्यू थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी को लेकर के एक नई थिंकिंग डेवलप हुई, जैसे कि सोसाइटी वाज नॉट व्यू एज अ, है ना। तो सोसाइटी को अब देखा जाने लगा कि सोसाइटी लॉ के थ्रू गवर्न किया जा सकता है, सोसाइटी एक सिस्टमेटिक तरीके से रन की जा सकती है, सोसाइटी के अंदर में इम्पेरिकल साइंटिफिक स्टडी की जा सकती है। इसकी वजह से सोसाइटी को लेकर के एक नई थिंकिंग का डेवलप हुआ और यहाँ से सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन का इमर्जेंस हुआ।
दिस शिफ्ट ओपन द डोर फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल साइंस। और यहीं से हमारा सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की शुरुआत हुई, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि सोसाइटी को जैसे ही हम कि समझने लगे कि सोसाइटी को हम किसी लॉ से गवर्न कर सकते हैं, सोसाइटी को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चला सकते हैं, सोसाइटी में इंपेरिकल साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं, और तब जाकर के एक दरवाजा खुलता है जिससे कि हम सोसाइटी को एक साइंटिफिकली पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18 से 19 सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी, है ना। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जिसकी वजह से सोशोलॉजी का इमर्जेंस होता है, जिसकी वजह से सोशोलॉजी का इमर्जेंस होता है। इकोनॉमी के ऊपर में क्या इम्पैक्ट है? जैसे फैक्ट्री सिस्टम रिप्लेस्ड होम बेस्ड प्रोडक्शन, फैक्ट्री सिस्टम ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया होम बेस्ड प्रोडक्शन को, फैक्ट्री सिस्टम ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया होम बेस्ड प्रोडक्शन को, होम बेस्ड प्रोडक्शन को। जो घर पे कॉटेज इंडस्ट्री थी उसको अब कहीं ना कहीं फैक्ट्री में वो काम होने लगे, है ना। अर्बनाइजेशन एक्सलरेट होने लगा, न्यू डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हो गए, राइज ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास एंड न्यू वर्किंग क्लास इमर्ज हुआ, माइग्रेशन टू सिटी इमर्ज हो गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में निकला, जिसकी वजह से सोशोलॉजी इमर्ज होकर के आए। सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है? सोशल कॉन्सिक्वेंस में जैसे इंडस्ट्रियलिज्म क्रिएट हुआ, इंडस्ट्रियलिज्म क्रिएट होने की वजह से पॉवर्टी अर्बन एरिया में देखने लगे। अभी अब कहीं न कहीं अगर फैक्ट्री होम बेस्ड प्रोडक्शन को रिप्लेस करता है, अर्बनाइजेशन एक्सेलरेट होता है, न्यू डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं, तो कहीं न कहीं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहीं न कहीं अब अर्बन एरिया में पॉवर्टी देखने लगेंगे। ये सब सोशल कॉन्सिक्वेंस जो जनरेट हुए, अनएम्प्लॉयमेंट दिखने लगे, स्लम क्रिएट हो गए, क्राउडिंग, है ना, हाउस क्राउडेड मतलब एक कंजस्टेड हाउस, एक ही जगह पे बहुत सारे हाउस हो गए कंजस्टेड, है ना, हार्श वर्किंग कंडीशन, चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन, क्राइम, एनोमी एंड द सोशल ब्रेकडाउन देखने को मिला। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुए लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ कॉन्सिक्वेंस भी थे, जैसे पॉवर्टी इन द अर्बन एरिया, अनएम्प्लॉयमेंट, स्लम, क्राउडेड हाउसिंग, हार्श वर्किंग कंडीशन, चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन, क्राइम, एनोमी एंड द सोशल ब्रेकडाउन। ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर कोलैप्स, है ना, ट्रेडिशनल हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर थे वो कोलैप्स होने लगे और एक नई सोसाइटी इमर्ज होकर के आई। दिस सोशल डिसलोकेशन डिमांडेड अ न्यू साइंस, और ये सोशल डिसलोकेशन की वजह से एक न्यू साइंस की डिमांड हुई, है ना, ताकि हम ये जो रैपिड चेंज हो रहा है उसके समझ सकें, सोशल इनस्टेबिलिटी को समझ सके, सोशल प्रॉब्लम को समझ सकें। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोशल में जो डिसलोकेशन हुआ उसकी वजह से हमें एक नई साइंस की जरूरत पड़ी, एक नई सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, ताकि इस रैपिड चेंज को हम समझ सके, सोशल इनस्टेबिलिटी को समझ सके, सोशल प्रॉब्लम को समझ सके। सोशोलॉजी इमर्ज टू मार्क सेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशोलॉजी इमर्ज हुई टू मेक अ सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कॉम्प्लेक्सिटी को सेंस करने के लिए सोशोलॉजी इमर्ज हुई। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होते हैं 1789 में, 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर के समझते हैं, है ना, रेडिकल सोशल अपहीवल, है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कहीं ना कहीं वहां के मोनार्की को पूरी तरीके से हटा दिया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड आइडिया ऑफ, फ्रांस में इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया, सिटीजनशिप को लाया गया, राइट को लाया गया, डेमोक्रेसी को लाया गया, सेकुलरिज्म को लाया गया। तो रेडिकल सोशल डेवलपमेंट होता है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होते हैं, तो रेडिकल, है ना, रेडिकल का मतलब हुआ कि पूरी तरीके से वायलेंस के साथ में काम करना, है ना, रेडिकल का मतलब हुआ वायलेंस के साथ में काम करना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरी तरीके से मोनार्की को खत्म कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, सिटीजनशिप, राइट, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म को इंट्रोड्यूस किया। रिवॉल्यूशन क्रिएटेड अ ड्रास्टिक चेंज इन, रिवॉल्यूशन ने कहीं ना कहीं ड्रास्टिक चेंज लेकर के आया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर में, पावर रिलेशन, आइडियोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन के अंदर में। तो रिवॉल्यूशन ने ड्रास्टिक चेंज लेकर के आया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जो सोसाइटी के अंदर में जो डिवीजन था, एक उसमें कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक चेंज लेकर के आया, पावर रिलेशन में, आइडियोलॉजी में, आइडियोलॉजी का मतलब थिंकिंग में,
इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन थे, कास्ट, मैरिज, ये सब इंस्टीट्यूशन है। इन्फ्लुएंस ऑन सोशोलॉजी, है ना, सोशोलॉजी के ऊपर में फ्रेंच फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ तो उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा। हमारे एक नए क्वेश्चन डेवलप होने लगे कि हाउ डज सोसाइटी मेंटेन ऑर्डर आफ्टर द रिवॉल्यूशन। सोसाइटी ऑर्डर को कैसे मेंटेन करे, सोसाइटी कैसे मेंटेन करे ऑर्डर को रिवॉल्यूशन के बाद। हाउ डू न्यू इंस्टीट्यूशन फंक्शन, नए नए इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन करने चाहिए। व्हाट होल्ड सोसाइटी टुगेदर, ऐसा क्या है जो सोसाइटी को एक साथ रखे। जैसे अब ये सब के जवाब देने के लिए जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए तो जब कुछ सवाल इमर्ज हुए कि सोसाइटी में ऑर्डर को कैसे मेंटेन करें, न्यू इंस्टीट्यूशन फंक्शन कैसे करेगा, सोसाइटी को एक साथ कैसे रखें, तो यहाँ पे एक दो दो तीन सोशोलॉजिस्ट आते हैं जैसे कि सेंट सिमोन, है ना, कॉमेट एंड द ट्रैकोवेली। ये सब तीनों सवाल के जवाब देते हैं। सेंट सेंट सिमोन आते हैं, कॉमेट आते हैं एंड ट्रैकोवेली आते हैं। एकदम जब हम इसके बारे में, जब थिंकर के बारे में समझेंगे तो इनके पूरे हिस्ट्री के बारे में, इनकी पूरी नाम, पूरी डिटेल समझेंगे। सेंट सिमोन, कॉमेट एंड द ट्रैकोवेली, अभी बस नाम नाम ध्यान में रखते हैं, है ना। सोशोलॉजी इमर्ज एज ए डिसिप्लिन, सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज होता है ताकि हम अंडरस्टैंड एंड स्टेबलाइज पोस्ट रिवॉल्यूशन सोसाइटी। तो सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज हुआ ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें एंड स्टेबलाइज कर सके पोस्ट रिवॉल्यूशन सोसाइटी को, है ना। रिवॉल्यूशन के बाद जो सोसाइटी को हमें कैसे स्टेबलाइज करना है और कैसे समझना है, उसको लेकर के सोशोलॉजी को भी इमर्ज कर किया गया, है ना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अब होने लगी, इसकी ये भी एक कारण था जिसकी वजह से सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज हुआ। जैसे रिएक्शन अगेंस्ट द इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट रिएक्शन अगेंस्ट द इनलाइटमेंट, अब लोग इनलाइटेंट हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन देना था। जैसे कि अर्ली सोशोलॉजिस्ट वर कॉशन ऑफ एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, जो स्टार्टिंग अर्ली सोशोलॉजिस्ट थे उनको हमेशा से डर था कि बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिज्म ना हो जाए। दे आर्ग्यू इनलाइटमेंट वैल्यू इग्नोर्ड, है ना, इन्होंने आर्ग्यू किया, जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट थे, है ना, दे आर्ग्यू इनलाइटमेंट वैल्यू इग्नोर्ड। तो सोशोलॉजिस्ट ने बोला भाई कि ये जो इनलाइटमेंट वैल्यू है इसको इग्नोर कर दिया गया। सोशल कोहेजन, कम्युनिटी एंड मोरल रेगुलेशन को इग्नोर कर दिया गया। इनलाइटमेंट वैल्यू कहीं ना कहीं सोशल कोहेजन को इग्नोर किया, कम्युनिटी को इग्नोर किया, मोरल रेगुलेशन को इग्नोर किया। जैसे एग्जाम्पल में डुर्खिम ने क्रिटिसाइज किया इंडिविजुअलिज्म एंड एम्फेसिसाइज सोशल फैक्ट। तो डुर्खिम ने पूरी तरीके से इंडिविजुअलिज्म को क्रिटिसाइज कर दिया, इंडिविजुअलिज्म को क्रिटिसाइज कर दिया, इंडिविजुअलिज्म को क्रिटिसाइज कर दिया, और इन्होंने सोशल फैक्ट को प्रमोट किया, सोशल फैक्ट को प्रमोट किया। न्यू मेथड, हमारे पास एक न्यू मेथड इमर्ज होता है। सोशोलॉजी मूव्ड बियॉन्ड द फिलोसफी, सोशोलॉजी जो है फिलोसफी से आगे बियॉन्ड मूव करती है ताकि अडॉप्ट कर सके ऑब्जर्वेशन को, सर्वे को, हिस्टोरिकल एनालिसिस को, कंपैरेटिव मेथड को एंड एम्पिरिकल रिसर्च को। तो सोशोलॉजी फिलोसफी से आगे बढ़ती है ताकि अडॉप्ट कर सके ऑब्जर्वेशन को, सर्वे को, हिस्टोरिकल एनालिसिस को, कंपैरेटिव मेथड को, एम्पिरिकल रिसर्च को। अगस्त कॉन्टे का कुछ कंट्रीब्यूशन है। जैसे अगस्त कॉन्टे का क्या कंट्रीब्यूशन है, अगस्त कॉन्टे ने सोशोलॉजी के शब्द की शुरुआत करी, क्वाइंड द टर्म सोशोलॉजी। नेक्स्ट प्रपोज्ड पॉजिटिविज्म, अगस्त कॉन्टे ने पॉजिटिविज्म को प्रपोज किया। जैसे सोसाइटी मस्ट बी स्टडी साइंटिफिकली, पॉजिटिविज्म का मतलब, अगस्त कॉन्टे का कहने का मतलब था कि सोसाइटी को जब भी हम समझें, है ना, साइंटिफिकली ही समझे, साइंटिफिकली ही समझें। इन्होंने सोशल फिजिक्स की स्थापना की, डेवलप किया बिफोर नेमिंग द डिसिप्लिन सोशोलॉजी। जब सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन नहीं बनी थी, नाम नहीं रखा गया था डिसिप्लिन सोशोलॉजी, तो इसको क्या बोला जाता था, सोशोलॉजी को इन्होंने नाम रखा था सोशल फिजिक्स। तो याद रखेंगे कि अगस्त कॉम्टे ने जब स्टार्टिंग में सोशोलॉजी को डेवलप किया तो इसका नाम रखा सोशल फिजिक्स, सोशल फिजिक्स। he is considered, Auguste Comte को considered, he is considered as the father of sociology, founder of the positivist methodology।
आगे से याद रखेंगे, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी का मतलब है कि सोशोलॉजी को हमें साइंटिफिकली समझनी चाहिए, साइंटिफिकली पढ़नी चाहिए। स्कूल ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट, सोशोलॉजिकल थॉट को लेकर के स्कूल डेवलप हुआ, जैसे कि स्कूल मतलब फ्रांस में कुछ सोशोलॉजी डेवलप हुए, तो फ्रांस में सोशोलॉजिस्ट जैसे कि मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच हैं, अगस्त कॉन्टे, दुर्खिम, एरोन, ये सब फ्रांस के सोशोलॉजिस्ट हैं। जर्मनी में सोशोलॉजिस्ट डेवलप हुए जैसे कि मार्क्स, मैक्स वेबर, सीमेल, हैबरमास, ये सब जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं, है ना। इटली में पेरेटो, मोस्का, यूएसए में मीड, गैफमैन, पार्सन, मर्टन, इंडिया में जीएस भूरे, एमएस श्रीनिवासन एंड एआर देसाई। दिस थिंकर बिल्ड द थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न सोशोलॉजी, और ये थिंकर ने थियोरेटिकल फाउंडेशन डेवलप किया, है ना, मॉडर्न सोशोलॉजी को लेकर के। मॉडर्निटी एंड कंटेम्प्ररी पर्सपेक्टिव, तो मॉडर्निटी एंड कंटेम्प्ररी पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब आज के डेट में सोशोलॉजी को लेकर के क्या पर्सपेक्टिव है। तो कुछ क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं जिनको हम फ्रैंकफर्ट स्कूल भी बोलते हैं, क्रिटिकल थ्योरिस्ट, जैसे कि ट्यूडर, एंड्रो, जिगमुंट बॉमन, हैबरमास, ये सब जो है क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं, क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं। इनका व्यू क्या है कि ये जितने भी क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं, इनका कहना क्या है, ये कहते हैं कि मॉडर्निटी हैज प्रोड्यूस्ड कंज्यूमरिज्म, जितना ज्यादा मॉडर्निटी होगा उतनी ज्यादा लोग कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहे हैं, है ना। कॉमोडिटी फेटिसिज्म हो रही है, मतलब हर एक कॉमोडिटी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सोसाइटी में एलिनेशन हो रहा है, मीनिंग हट रही है, लॉस ऑफ मीनिंग हो रही है। इस जितने भी क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं, ये बोलते हैं दे क्रिटिक इनलाइटमेंट रेशनलिटी, है ना जी, इनलाइटमेंट जो हो रही है वो रेशनल तरीके से होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा है, ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेशन हो रहा है, तो ये सब चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। इनलाइटमेंट रेशनलिटी को क्रिटिसाइज करते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को, ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेशन को। इसमें सोशोलॉजिस्ट का नाम है, याद रखेंगे, क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट ट्यूडर, एंड्रोनो, जिगमंट ब्यूमन एंड हैबरमास। मल्टीपल मॉडर्निटी, तो मल्टीपल मॉडर्निटी में स्यूमेल स्यूमेल इंडस्टेड आते हैं। मॉडर्निटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इनका ये कहना है कि मॉडर्निटी कोई यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉन वेस्टर्न सोसाइटी डेवलप देयर ओन पाथ, जितने भी नॉन वेस्टर्न सोसाइटी हैं उन्होंने अपना रास्ता बना लिया। नॉन वेस्टर्न सोसाइटी, है ना, जैसे कि इंडिया एक नॉन वेस्टर्न सोसाइटी है, इसने अपना एक रास्ता बनाया है। सोशोलॉजी मस्ट मूव बियॉन्ड द यूरोसेंट्रिक मेथड, है ना। तो हमें यूरोसेंट्रिक मेथड से आगे बढ़ करके सोचना पड़ेगा, सोशोलॉजी को एक यूरोसेंट्रिक मेथड से आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। कंटेम्प्ररी व्यू ऑन द मॉडर्निटी, मॉडर्निटी को लेकर के आज के प्रेजेंट मॉडर्न व्यू क्या है, तो मॉडर्निटी एक डाइवर्स व्यू पॉइंट रखता है, मल्टी डायरेक्शनल है। मॉडर्निटी एक डाइवर्स है, अलग अलग डायरेक्शन में सोचने का हमें व्यू पॉइंट देता है। मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी कल्चरल हमें सोसाइटी देखने को मिलती है ना। नोट कन्फाइंड, आज का प्रेजेंट मॉडर्न सोसाइटी जो है सिर्फ यूरोप में तो है नहीं, कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग सोसाइटी है। दिस एक्सपेंडेड मॉडर्निटी, और इसकी वजह से मॉडर्निटी एक्सपैंड हो रहा है, हैज वाइडेंड द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, और जिसकी वजह से सोशोलॉजी का स्कोप बढ़ते ही जा रहा है। एंड डाइवर्स सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, है ना, और सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन डाइवर्स होते चली जा रही है। तो आज इतना ही रखेंगे, कल हम न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी। तो आज हमने इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी के बारे में समझा, है ना। सब बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी कल देखते हैं। तो थैंक यू।